Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरज गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 डेट इज रूरल डेवलपमेंट। इसको रूरल मत कहना, रूरल कहते हैं इसको। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डीले। सबसे पहले आते हैं रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है। अब देखो नाम ही जैसा दर्शा रहा है, रूरल और डेवलपमेंट, तो रूरल एरियाज को डेवलप करना ही रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट। अब बुक में इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन क्या दी थी पता है? रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। अब देखो ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन का मतलब सेम है, बस नीचे वाली डेफिनेशन में बहुत बड़ा चढ़ा के लंबे चौड़े वर्ड्स लिख रखे हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है ये जो इंप्रूव करती है रूरल लाइफ के एस्पेक्ट्स को। ऊपर भी तो वही लिखा है, डेवलपमेंट जोड़ दिया बस यहाँ पे को। तो एग्जाम में कुछ भी लिखोगे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तुम्हें पहले समझना है कॉन्सेप्ट, फिर अपनी भाषा में भी लिख के आओगे ना चलेगा। अब रूरल एरियाज को डेवलप करने की जरूरत क्या है, हम कर क्यों रहे हैं? देखो भाई, इंडिया जो है ना वो प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री है। हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं एग्रीकल्चर में। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने 1948 से लेकर 1990 तक ग्रीन रेवोल्यूशन करा था। तो हम एग्रीकल्चर में वहां से आगे बढ़ गए और एग्रीकल्चर में निर्भर होने लग गए। खुद ही अपना जो प्रोड्यूस है, खुद ही अपने क्रॉप से इंडिया में ही उगाने लग गए। तो रूरल एरियाज को डेवलप करने की बहुत जरूरत है। और एक स्टैटिस्टिक्स है इंडिया कंट्री की कि हमारी कंट्री में आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली या तो कमा रही है इससे या निर्भर है एग्रीकल्चर में। तो इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है भाई। रूरल एरियाज को कर तो दे डेवलप, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से शुरू करें? तो इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो जब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा ना, लाइक उनको एजुकेशन देंगे, उनको स्किल प्रोवाइड कराएंगे। अब फार्मर्स को पता रहेगा, अरे यार मिट्टी अच्छी नहीं है तो क्या करें, कौन से फर्टिलाइजर्स मिलाएं, किस टाइप की फार्मिंग करें, किससे हमें ज्यादा फायदा रहेगा। उनको लिटरेट बनाए हम, तो इससे क्या होगा, डेवलप होगा। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स, आदमी जो होगा उसे डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। कभी कभार ऐसा होता है सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। हेल्थ फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना रूरल एरियाज के लोगों को। जिससे क्या होगा, डेवलप होगा रूरल एरिया। रूरल एरिया सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, रूरल एरियाज मतलब पिछड़े हुए क्षेत्र, उनको डेवलप करना, रोड्स बनाना भी इसमें शामिल कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़े थे। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, साहूकार जमींदार थे, जो उनसे लैंड छीन लेना, क्योंकि वो कब्जा करके बैठ गए थे लैंड में, और उनको लैंड देना जिनके पास लैंड नहीं है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट, मतलब जो क्रॉप्स उगाएंगे ना उसमें इंक्रीज होगा। क्योंकि जमींदार तो खेती करते नहीं है, जमींदार से जब लैंड लेके हम फार्मर्स को देंगे तो फार्मर उसमें खेती करेंगे, खेती करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और लास्ट स्टेप है रूरल डेवलपमेंट का, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी को भी हटाना। रूरल डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हमने डेवलप कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स ले आए, बट पॉवर्टी को रिमूव करना भी इसका एक एम है। और पॉवर्टी रिमूव कैसे होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा के। जॉब अपॉर्चुनिटीज जब प्रोवाइड होंगी उनसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। कैसे? जब उनको जॉब मिलेगी, उनके पास सैलरी आएगी, वो सैलरी कहाँ खर्चे करेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में खर्चे करेंगे। तो इससे पॉवर्टी हटेगी रूरल एरिया में। नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट। अब देखो नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, रूरल मतलब रूरल एरियाज, क्रेडिट मतलब होता है लोन। सो रूरल एरियाज को लोन देना रूरल क्रेडिट कहलाता है। तो रूरल क्रेडिट को समझते हैं है क्या ये। इट इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल फार्मर्स एंड बिजनेसेस इन रूरल एरियाज। अब देखो मैंने तुमसे कहा था रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप करना नहीं है, इसमें सब आ जाते हैं। इंडिविजुअल जो वहां रह रहे हैं, फार्मर्स, बिजनेसमैन जो वहां बिजनेस कर रहे हैं, तो इन सबको लोन प्रोवाइड कराना रूरल क्रेडिट कहलाएगा। अब रूरल क्रेडिट के ना दो सोर्सेज होते हैं, मतलब लोन हमें दो जगह से मिलते हैं रूरल एरियाज में। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब जो ट्रेडिशनल सोर्स है एग्रीकल्चर क्रेडिट के इंडिया में, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनसे उधार मांगे
मांगेंगे, यार 50,000 दे दे, मेरे को ये बीज खरीदना है, ये फर्टिलाइजर खरीदने हैं। लैंड लॉर्ड्स हो गए बड़े बड़े, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गए। और इनमें कमी क्या है पता है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अगर तुमने कोई मूवीज देखी होंगी, उसमें दिखाते हैं कि कोई बहुत बड़ा साहूकार है, लैंड लॉर्ड है, वो लोन देता है लोगों को, फार्मर्स को, बेचारे छोटे छोटे, और उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है मनी लेंडर को, मनी बोरोअर को। और नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है रूरल एरियाज में। ऐसा इसीलिए ना, क्योंकि रूरल एरिया तो वैसे ही डेवलप नहीं है, तो वहां पे को तो बैंक होगा ही नहीं। लोग क्या करेंगे फिर लोन लेने के लिए? अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, मनी लेंडर्स के पास जाएंगे, जो अमीर आदमी दिखेगा। तो ये पॉपुलर है वहां। और इंस्टीट्यूशनल सोर्स, सेकंड इंस्टीट्यूशनल सोर्स इंक्लूड करता है कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये बैंक सिर्फ रूरल एरियाज के लिए ही होते हैं, एंड डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कम तो नहीं करते होते ना, लेकिन एज कंपेयर टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल सोर्स बहुत कम चार्ज करते हैं। और ये पहले उतने पॉपुलर नहीं थे, ये पॉपुलर हुए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बाद, डेट इज 1969। नेशनलाइजेशन मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब ये इतने पॉपुलर हुए। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो बैंक की ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर के पास, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दे देना। अब इससे क्या हुआ देखो, गांव के लोग क्या होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं, तो वो सोचते हैं ये तो बाहर का आदमी है, इस पे भरोसा क्यों करें, हमें ठग देगा, ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है। लेकिन जब ये बैंक की ओनरशिप आ गई गवर्नमेंट के पास, तो लोगों को लगा अरे गवर्नमेंट तो अच्छी है, ये हमें धोखा नहीं दे सकती है, तो बैंक फिर फेमस होना स्टार्ट हुए। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें मेन दो हैं। सबसे पहले आते हैं नबार्ड में। नबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये स्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982। इंपॉर्टेंट डेट है, एमसीक्यू में आ सकती है। तो नबार्ड का काम क्या होता है देखो, इट इज द एपेक्स body which coordinates the functioning of different financial institution working for the expansion of rural credit। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक बैंकों को कंट्रोल करता है, नबार्ड जो है वो उन बैंकों को कंट्रोल करता है जो रूरल क्रेडिट के एक्सपेंशन में मदद कर रहे हैं। सो नबार्ड को तुम सेंट्रल बैंक कह सकते हो, रूरल क्रेडिट देने वालों का। अब सेकेंड है इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ही है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है ना, गांव में जो लोग होते हैं वो सब अपना एक ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, और मेंबर्स जोड़ते हैं उसमें, गांव के या बाहर के भी आ सकते हैं। वो सब थोड़ा थोड़ा अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं मनी को। उसके बाद जब किसी को जरूरत होती है, मेंबर्स में ही, सिर्फ उनके ग्रुप में ही, उसको मनी देते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, इसने दिमाग लगाया कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलते हैं, चलो, तो ये गांव में निकल पड़ा। गांव में इसको 2-3 लोग और मिले, और ऐसे करते करते 20 लोग इकट्ठा हो गए। तो इसने कहा 20 लोगों से चलो थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा करते हैं, वो पैसा जब जमा करेंगे हम कहीं सुरक्षित रख देंगे। तो सबने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा, और मान लो 20,000 रुपए इकट्ठा हो गए। अब ये 20,000 वो कहीं पे को सुरक्षित सेव करके रख देंगे, और कभी भी किसी भी मेंबर को जरूरत होगी पैसे की, ये पैसा उस मेंबर को दे देंगे, बहुत ही कम ब्याज में। इसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हुआ खत्म। अब इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं देखो रूरल क्रेडिट देने। अब हमने पढ़ा सरकार ने इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, नबार्ड बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, लेकिन अभी भी हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का मकसद है वो पूरा ही नहीं हो पाया। रूरल एरियाज अभी भी डेवलप नहीं है। ऐसा क्यों? फिर ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, इनसफिशियंसी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। अब नबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। और कुछ कुछ तो ऐसे गांव है जहाँ पे को कुछ है ही नहीं, ना नबार्ड है, ना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ना कोई कॉमर्शियल बैंक है। तो ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं रूरल एरियाज में। सेकंड है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इनएडिक्वेट कवरेज मतलब ना, मान लो ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, और दोनों के बीच ही डिस्टेंस पड़ता है 50 किलोमीटर का। तो एक गांव में तो चलो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। अच्छा एक सेकंड, मैंने तुम्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल कहा क्या? ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें अगर वो कहा, तो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस गांव में इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, एक बैंक है, मान लो यहाँ पे को बैंक लिख देता हूँ, बैंक है और दूसरे गांव में नहीं है, तो ये बैंक सिर्फ एक ही गांव को कवर करता है, दूसरे को नहीं। अब दूसरे गांव वाला 50 किलोमीटर दूर थोड़ी आएगा लोन लेने भी आएगा, पेपर वर्क चाहिए होगा, फिर उसको वापस पेपर वर्क करने जाना होगा। बैंक कवर नहीं कर पाते हैं बहुत से गाँव को, तो इसे इनएडिक्वेट कवरेज कहेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। थर्ड है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। अब देखो बैंक है, बैंक भी अपना फायदा देखते हैं ना। अब कोई फार्मर आ गया छोटा मोटा, जिसकी कमाई ज्यादा नहीं है, उसको चाहिए 10,000 रुपए, तो बैंक भी देने में हिचकिचाएगा, यार छोटा सा फार्मर है, क्या पता पैसे वापस ना कर पाए, ऐसे तो हमें घाटा हो जाएगा, तो उसको 10,000 पूरे नहीं देते हैं। वो कहेंगे ला यार मैं तेरे को 7 ही हजार दे पाता हूँ, तू शायद इतने ही कर पाएगा वापस, या मैं तेरे को 5,000 ही दे देता हूँ, हमने मार्जिनल रिक्वायरमेंट पड़ा है, तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ, तो बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिल पाते हैं फार्मर को। चौथा है लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स। जो मैंने चीज बताई ना, यहाँ छोटे फार्मर होते हैं, उनको ज्यादा ध्यान नहीं देती है बैंक, क्यों नहीं लगता है कि ये छोटा फार्मर हमारा नुकसान करा देगा, क्या पता पूरे पैसे वापस ना करे। और लास्ट पॉइंट है ग्रोइंग ओवर ड्यूज। ओवर ड्यूज मतलब जो पैसा फार्मर वापस ना कर पाए, उसे हम ओवर ड्यू कहेंगे। तो बहुत से ऐसे फार्मर होते हैं जो पैसा वापस नहीं कर पाते हैं भाई, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भले ही बहुत कम है, इंटरेस्ट मान लो 3% के हिसाब से है, लेकिन इंटरेस्ट तो है ना, तो इंटरेस्ट भी देना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी होती है। बहुत से फार्मर ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, कई बार फसल खराब हो जाती है, बारिश नहीं होती है, और बहुत चीजें होती हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। अब देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ जो भी हमने क्रॉप उगा रखा है, जो भी हमारी सब्जी है, जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, उन सबको जब हम अपने खेत से लेके, अपनी फील्ड से लेके मार्केट में जब तक बेचना दे कस्टमर को, तो इनके बीच में जो जो सर्विसेज इन्वॉल्व रहती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट कराने की, उसे स्टोर करने की, वो सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहलाती है। अब इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखते हो तो ठीक है, वरना नहीं लिखोगे तो एक और है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कवर्स द सर्विसेज इन्वॉल्व्ड इन द मूविंग ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर। फार्म से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी बीच में इन्वॉल्व रहती हैं, उन सबको हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहेंगे। अब देखो ऊपर वाला भी मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ। मान लो फसल कट गई है, फसल कटने के बाद फार्मर क्या करेगा, इकट्ठा करेगा फसल को। चावल की फसल है, 1 केजी 2 केजी, तो चावलों को इकट्ठा करेगा इस प्रकार, उसके बाद स्टोर करेगा, उसे रखे नहीं रहेगा कहीं भी, स्टोरेज जहां पे को पानी ना हो, पानी इन द सेंस कमरा ड्राई रहे, वहां पे को स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद जब बेचने वाला दिन आएगा ना, प्रोसेस करेगा उसको। प्रोसेस मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, पत्थर कंकड़, वो सब अलग करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कराएगा वो किसी गाड़ी से मार्केट तक। जैसे मार्केट में पहुंचेगा, पैक करेगा वो किसी चीज में, पैक करा, पैक करने के बाद ग्रेड करेगा। ग्रेडिंग हमें पता है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा तुमने मार्केटिंग वाले चैप्टर में। ग्रेडिंग मतलब होता है अच्छा सामान अलग, थोड़ा कम अच्छा सामान अलग, और बेकार सामान बिल्कुल अलग। तो अच्छे सामान को महंगे दामों में बेचेंगे, थोड़े कम अच्छे सामान को थोड़ा सस्ता बेचेंगे, और खराब सामान को और सस्ता बेचेंगे, तो इसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। अब चावल बेच रहा था, जैसे वो चावलों में ग्रेडिंग करेगा, बासमती राइस अलग होंगे, कोई और राइस अलग होंगे, तो इसे ग्रेडिंग कहेंगे। और जब ग्रेडिंग हो जाएगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कंट्री में जो उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा। समझे जी। अब देखो कुछ मीजर्स गवर्नमेंट ने ले रखे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के। सबसे पहला मीजर है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट होता है मंडियां, जहां पे कोई सब्जी नहीं बेची जाती है, तो उन्हें ही मंडियां कहते हैं। तो जब रेगुलेटेड मार्केट स्टेब्लिश होंगे हर जगह, फार्मर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत नहीं होगी। वरना फार्मर को क्या करना होता था, बीच में जो इंटरमीडिएटर्स हैं उसको सस्ते सामान में बेचना होता था अपना प्रोड्यूस, और वो इंटरमीडिएटर फिर और महंगे दामों में मार्केट में बेच देता था। तो इससे एक तो महंगाई बढ़ती थी, ऊपर से जो फार्मर बेचारा है उसकी इनकम भी कम होती थी। लेकिन रेगुलेटेड मार्केट आने से क्या हो गया, जो फार्मर है वो डायरेक्ट मार्केट में जाके अब अपना सामान बेच सकता है एक रीजनेबल प्राइस पे। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट पॉलिसी मेजर। अब गवर्नमेंट बहुत से पॉलिसी मेजर भी ला सकती है। सबसे पहला है एमएसपी, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट
आश्वासन दे देगी फार्मर को कि तेरा प्रोड्यूस ज्यादा हो, सस्ता हो, महंगा हो, कितना भी हो, हम उसे एक फिक्स्ड प्राइस में ही खरीदेंगे हर बार। तो इससे फार्मर खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कभी चलो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस बन गया, अब देखो किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस जनरल सी बात है लो होगी। तो फार्मर यही सोचते हैं कभी बहुत ज्यादा सामान बना दिया, क्रॉप बना दिए, उसकी प्राइस तो लो हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने वादा करे एक फिक्स्ड प्राइस पे ही हमेशा खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें भी फायदा होगा। इसे एमएसपी कहते हैं। सेकंड है बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या होता है ना, देखो प्रोड्यूस ज्यादा हो गया, प्राइस कम होगी, लोग कम खरीदेंगे, सामान ज्यादा बचेगा, यानी सरप्लस अमाउंट बचेगा सामान का फार्मर्स के पास। तो इस सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट एमएसपी के थ्रू खरीद लेगी, खरीदने के बाद उसे स्टोर करेगी, ताकि कभी भी फूड की शॉर्टेज हो जाए, चावल हो गए, गेहूं हो गए, इनकी शॉर्टेज हो जाए तो एकदम प्राइसेस ना बढ़ा दे लोग, उनके कमी ना हो जाए और हमें बाहर से ना मंगाना पड़े सामान। हम क्या करें, अपने बफर स्टॉक में से जो स्टॉक रखे रहेंगे हम बचा हुआ, उसमें से इकोनॉमी में वो सामान दे दें, तो इसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। और लास्ट चीज है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम राशन शॉप्स भी कहते हैं। कभी रूरल एरिया में जाओगे, वहां पे कोई राशन शॉप्स होती हैं, राशन कार्ड्स बनते हैं, जिसके थ्रू उन्हें राशन दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। अब देखो उन्हें ये सारी फैसिलिटी तो मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा, रोड्स चाहिए होंगी जो गांव तक पहुंचे ताकि वो ट्रांसपोर्ट करके अपना सामान ले जाए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी क्रॉप्स उगाने के लिए, तो वो भी प्रोवाइड करानी होगी। तो ये सारी मेजर्स गवर्नमेंट ले सकती है टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। अब देखो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर हम जो सामान होता है, एग्जिस्टिंग सामान, उसे इस प्रकार से यूज करें कि वो हमारी नीड्स को तो फुलफिल करे ही करे, उसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, उनकी भी नीड्स को फुलफिल करे। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आते हैं, अब यहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, देखो इट इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक फील्ड है इस तरीके का, वहां पे को एक साल में कोई और क्रॉप उगा लिया, सपोज राइस उगा लिया, फिर अगले साल वीट उगा लिया एंड ऑल, तो इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। उसके साथ साथ ग्रीन मैन्योर का यूज करें, कोई फर्टिलाइजर यूज ना करें, एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हो, कोई केमिकल ना डाले जाएं, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स कुछ क्या, बहुत हैं वैसे तो। सबसे पहला इकोनॉमिकल फार्मिंग, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं एज कंपेयर टू दैट केमिकल डालो, फर्टिलाइजर्स लाओ, बहुत महंगी महंगी चीजें होती हैं, लाइक केमिकल भी बहुत महंगे आते हैं, फर्टिलाइजर भी बहुत महंगे आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं करना होता है, तो इकोनॉमिकल फार्मिंग है। सेकंड है जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। अब देखो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ना इंडिया में तो है ही है, उसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट करके भी हम इनकम कमा सकते हैं बहुत अच्छी खासी। तीसरा है प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ना कोई केमिकल है, ना कुछ और यूज हो रखा है, तो हेल्दी फूड मिलेगा हमें। चौथा है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम भी जनरेट हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। फिफ्थ है सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, ना हम कोई केमिकल डाल रहे हैं, ना सॉइल को बर्बाद कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की सेफ्टी तो होगी हो। छठा है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। मैंने तुम्हें बताया ना यहाँ पे कोई सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट में सॉइल को भी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं केमिकल डाल के। लेकिन ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला लेस पॉपुलर, ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का वैसा बना ही नहीं है जो पॉपुलर हो जाए ये। तीसरा है लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी। तुमने कितने मार्केटिंग एड्स देख रहे हैं, टेलीविजन हो जाए, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, जहाँ पे को ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी है, तो मार्केटिंग फैसिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं इस फील्ड में। चौथा है लो यील्ड। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सामान बहुत कम बनते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिकली उगाते हैं हम। अनऑर्गेनिक में तो इंजेक्शन डालो, वो बड़ा हो जाता है, जल्दी पक जाते हैं समय से, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं करते हम। पांचवा है शॉर्टर फूड लाइफ। हम ना कोई पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ना प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं, तो फूड लाइफ शॉर्टर हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। छठा है लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। कुछ ही ऐसे ऑफ सीजन क्रॉप्स हैं जो हम उगा सकते हैं, तो ये भी एक चैलेंज हो गया इसका। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।